2, 1. नमस्कार सभी को। मैं रश्मि बाला एचआरपीसी की तरफ से आप सबका इस विशेष वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक ऐसे समय में एकत्रित हुए हैं जब व्यक्तिगत और सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य दोनों दोनों की संवेदनशील समझ जरूरी है। जब चारों तरफ तनाव, अशांति या संघर्ष हो तब पहला कदम होता है अपने आप को समझना और संभालना। आज का हमारा विषय है इमोशनल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हेल्पिंग अदर्स। मीन्स संघर्ष के समय में भावनात्मक शक्ति, दूसरों की सहायता की दिशा में पहला कदम, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के जरिए दूसरों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हमारे साथ है मौजूद है डॉक्टर नताशा, जो चंडीगढ़ की एक अनुभवी साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट है। और आप एनजीओ, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेटअप में काम किया है इन्होंने, और आजकल अपना उनका ध्यान सामाजिक कल्याण पर केंद्रित कर रही है, चाहे वो काउंसलिंग हो, गाइडेंस हो या फिर थेरेपी हो। तो आज के वेबिनार में डॉक्टर नताशा हमसे अपने अनुभव और संवेदनशील सोच के माध्यम से बात करेंगे, जो निश्चित रूप से हमें और मजबूत बनाएंगे, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। उनके लिए मैंने एक पोएम बनाया है। कभी स्माइल से स्ट्रेस मिटा देती हैं, कभी एक लाइन में बात समझा देती हैं। काउंसलिंग हो या लाइफ के ट्विस्ट, सी इज आवर गो टू मॉडर्न मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। तो बिना किसी देरी के मैं निमंत्रण देती हूँ डॉक्टर नताशा जी को। मैडम प्लीज आप आए और अपने विचार से अपने विचारों को हम सबके साथ साझा करें। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर नताशा हूँ चंडीगढ़ से। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। आपने काफ़ी बार सुना होगा थेरेपी लीजिए। तो मेरे बारे में सुनते सार एकदम हॉस्पिटल नहीं इमेजिन कीजिए, ये नहीं कि हॉस्पिटल। मैम वन मोर थिंग, इनको पहले तो इस टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि राइट नाउ आपको भी पता है कल हमें टॉपिक सिलेक्ट करने में कितना टाइम लगा था। डायरेक्टली नहीं मेंशन कर सकते थे कि साइकोथेरेपिस्ट, डायरेक्टली मेंशन नहीं कर सकते थे, अदरवाइज सब सोचते कि पता नहीं कौन सी वेबिनार होने वाली है। तो लाइक अच्छे से पहले इस बात को भी गाइड कर दीजिएगा। अब बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट क्या होते हैं और साइकाइट्रिस्ट क्या होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में, आप किसी के पास जाते हैं, आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, समझ में नहीं आ रहा, जाके बताते हैं, तो वो साइकाइट्रिस्ट जो है, जैसे आपको थोड़ी सी काउंसलिंग, आपकी बात सुनते हैं, दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं और आपको कह देते हैं साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल हेल्थ के लिए जाइए। मैं उन प्रोफेशनल हेल्थ में से हूँ। मेरा काम क्या है? दोस्तों की तरह बैठ के आपकी बात सुनना। एक डॉक्टर की तरह से पढ़ाई करी है डॉक्टर के नाते, और दोस्तों की तरह मैं बात सुनती हूँ कि आपके जो भी कंफ्यूजन है, आप आइए मेरे से बात कीजिए और हम उसे बैठ के इकट्ठे सुलझाएंगे। ये एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, काउंसलिंग देना, काउंसलिंग करना, बात को सुनना, समझना, और उसका जिस्ट कहते हैं ना, समरी, उसका एक निचोड़ निकाल के बताना कि ये प्रॉब्लम है, खुद भी समझना, आपको भी समझाना, और इकट्ठे उसका इलाज ढूंढना। सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना, रूट कॉज को भी ट्रीट करना। और साइकोथेरेपिस्ट में क्या होता है? काउंसलिंग के साथ साथ में अलग अलग तरह की थेरेपीज। आजकल हम योगा से जुड़े हुए हैं, रादर वापस जुड़ चुके हैं, तो इस तरह की मेरी थेरेपीज होती हैं, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ भी हूँ। तो नेचुरोपैथी के माध्यम से उसको थेरेपीज में मैं इंक्लूड करती हूँ। मैं बात भी सुनती हूँ, और जिसको जैसी थेरेपी चाहिए होती है, हम डांस भी करते हैं, हम योगा भी करते हैं, एनीवे। और बाकी इसी से रिलेटेड है कि अभी इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप हॉस्पिटल्स मत सोचिए, डॉक्टर्स वो वाइट यूनिफॉर्म है, वो सारा कुछ है, लेकिन उस तरह से मेरी वर्किंग नहीं है। मेरी वर्किंग थोड़ी सी अलग है, शोल्डर टू शोल्डर अप्रोच, दोस्ती की तरह समझना, सुनना, समझना और फिर उसको समझाना, ये है मेरी अप्रोच। और इसी तरह से मैं चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करती हूँ, और आप सबसे भी जुड़ गई हूँ। हाँ जी, अभी किसी ने हैंड रेज करा। आप जो भी, आज का हमारा इंटरेक्टिव सेशन है, ये कोई स्पीच नहीं है, तो इंट्रोडक्शन मैंने अपना देना था, वो मैंने दिया। हमारा पहले टॉपिक था, क्योंकि जब ये डिसाइड करा गया था तो उस वक्त वॉर ऑलरेडी चल रहा था, तो वॉर एंजाइटी का बेसिकली टॉपिक था। अब मेरी स्पेशलिटी जो स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो है ह्यूमन बिहेवियरोलॉजी।
और हम लोग मेनली क्या होता है, जब जैसे अब ये वॉर की स्थिति हो गई थी, बैटल चल रहा था या वॉर, इसको जो भी आप कहना चाहें, उसमें ये है कि काफी लोग जो हैं या वो घबरा जाते हैं कि ब्लैकआउट हो रहे हैं, ड्रिल्स हो रही हैं, राशन भर लें या घर पे बैठे बाहर निकलें, किसी को बताएं, कोई इंस्टाग्राम से देख रहा है, कोई न्यूज को देख रहा है, सब कुछ देख के घबराना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही इग्नोरेंस के तौर पे बैठे रहते हैं कि हमें, अरे हम तो जाके लड़ेंगे, या किसी कोई ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। तो उन सब के लिए जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, एकदम से ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आप सब उठ के अपने घर जाइए वापस, या वहां से खाली कर, अपने घरों से खाली करके दूसरी जगह जाइए सेफ्टी के लिए, आपको आकाश में बमबारी की आवाजें सुनाई देती हैं, तो एक तरह से एक दिल में एक डर समा जाता है कि क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। और उस वक्त उसको हैंडल कैसे करना है। वॉर एंजाइटी एक चीज होती है। वॉर एंजाइटी का मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब वर्ल्ड वॉर्स हो रहे हैं या सिर्फ इंडो पाकिस्तान वॉर है। वॉर का मतलब हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, यानी कि हम जब अपने दिल और दिमाग की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल जो टॉपिक हमने सोचा था कि किसके ऊपर डिस्कशन जरूरी है, वो यही है कि वॉर सिर्फ एक वो नहीं होता है जो देशों के बीच होता है, हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। आधे लोग ये सोचते हैं कि लोग बेचैन क्यों नहीं हो रहे, लोग दरबदर मतलब हपला तपली क्यों नहीं मच रही। अभी क्या हो रहा था, लोग जो भी हैं, जैसे आप सोचिए, आज अभी इस मोमेंट से पहले सब भाग रहे थे कि हम गाड़ियों में तेल भरवा लें, मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर लोग भाग रहे थे कि हम जाके राशन इकट्ठा कर ले, जहां एक थैली लानी होती है आटे की, लोग चार चार उठा के लेके आ रहे हैं। और साथ ही में ऐसे दवाइयों का भी प्रिपेयर करना अपने आप को जरूरी है। तो मेरा स्टार्टिंग में यही था कि मैं आप सबसे कहूंगी, अभी भी 2-4 दिन के लिए बिल्कुल ही केयरलेस होके ना बैठ जाएं हम, कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा। नो डाउट गवर्नमेंट से डायरेक्शंस आ चुकी हैं सीज फायर की, बट एट द सेम टाइम हम थोड़ा सा जो है, जैसे आपने एक दवाई की स्ट्रिप खरीदी है, जैसे बीपी की दवाई हो जाती है, मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाह रही हूँ, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई हो गई और शुगर की दवाई होगी, जहां आपने एक स्ट्रिप खरीदनी है आप 2 खरीद लीजिए, यूज तो हो ही जाएगी वो। आज नहीं तो जब खत्म होगी तो आपको रिफिल करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, अगर कुछ हो जाता है तो। और अगर नहीं होता तो फिर तो यूज हो ही जाएगी। अपने आप को इतना स्ट्रेस में मत लेके जाइए कि आप बेफिजूल की चीजें खरीद के घर भर लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे संभालना है, ऐसी सिचुएशन जो अभी निकल चुकी है, अगर आगे कभी होगी या नहीं होगी, छोटी छोटी चीजें हैं। हम घर पे बैठे हैं, हमें न्यूज में पता लगता है या किसी फ्रेंड का मैसेज आता है या ब्लैकआउट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए, सबसे पहले देखिए आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सारे कहाँ हैं, उनको एकत्रित कीजिए। और उसके साथ में अपनी लाइट्स जब आप ऑफ करते हैं, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, शांत रहना है, बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं होना, थोड़ा सा सीरियसली भी लेना है मैटर को। ये नहीं कि सब लोग हम ही पे बॉम्ब डालेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और ये सारा कुछ समझने के लिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी क्या है, शांत रहना, सिचुएशन को समझना कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो कितना हमारे बेनिफिशियल है। अब छोटी सी चीज है, आप देखिए जैसे ब्लैकआउट हो रहे थे, अगर मान लीजिए आज रात को भी ब्लैकआउट हो गया, उसमें घबराकर हम लोग क्या करते हैं, टीवी वगैरह सब लाइट्स ऑफ करके अपने अपने मोबाइल को चार्ज कर लिया है या पावर बैंक्स रख के उसके ऊपर न्यूज लगा के बैठ जाएंगे, सुनेंगे। अरे उस टाइम को आप ऐसे सोचो ना कि दोबारा से वही मौका मिल गया है कि हम सब कुछ बंद करके अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खा लें, अपने फैमिली को टाइम दें, मीम्स को साइड पे रखिए। जो आपके फोन में अगर कुछ फैमिली के लिए कोई फनी वीडियोस हैं वो शेयर कीजिए, बच्चों के साथ बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि वॉर क्या होता है, क्यों नहीं होना चाहिए। और ऐसे बड़ों के साथ भी बात कीजिए कि उनके इस बारे में क्या ख्याल है। और सबसे साथ में ये भी है कि जो हमारे फौजी भाई बहन हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, बेशक वो मिलिट्री हो, आर्मी हो, एयर या नेवी, उन सब की जो मेहनत है, जो सैक्रिफाइसेस हैं, उसे बिल्कुल ना साइड पे रखा जाए। और ये मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी है।
हम एज सिविलियंस जितनी हो सके उतनी एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करें। अब इसमें कोई क्वेश्चंस आप पुट करना चाहें या कुछ ऐड करना चाहें या कुछ पूछना चाहें कि मैं आपको कुछ उसके ऊपर इंसाइट दे सकूं, तो प्लीज फील फ्री। मैम इस टॉपिक पे एक और भी बात होनी चाहिए कि जी बहुत सारे जो हैं लोग वो सीरियसली नहीं लेते हैं। जी। अभी जैसे लास्ट टाइम मॉक ड्रिल जो हुई थी तो लोगों को घर में रहना था, लाइट्स नहीं ऑन करने थे, तो हम्म। लोग क्या किए कि बाहर निकल के फोन का लाइट ऑन करके जय श्री राम, लाइक भारत माता की जय, इस जी तरह से वो साउंड कर रहे थे। तो जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको फॉलो करने के लिए आप बता सकते हैं, क्योंकि लाइक वो बेसिकली बता रहे हैं कि हम यहाँ हैं, चलो आओ यहाँ पे कुछ करो बेसिकली। एक्चुअली तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जो बेसिक चीज आपने नोटिस करी होगी कि पहले दिन जब मॉक ड्रिल थी, तो आपने एक चीज नोटिस करी है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, इंडिया पाकिस्तान का जब क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होता है तो लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, एक टीम स्पिरिट रहती है। आई थिंक अगर वॉर की जगह क्रिकेट मैच हो जाता तो कैजुअलिटीज नहीं होती और सब लोग इकट्ठे एटलीस्ट अपने घरों में होते। एनीवेज, जोक्स असाइड। और रही बात जो आपने क्वेश्चन पुट करा, आई हैव पर्सनली, मैं भी ऐसे लोगों से बहुत राब्ते में रही हूँ जो कि अरे हम तो जाके लड़ेंगे और जय हिंद करते कि हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, लड़ना चाहिए, अच्छा हुआ कि लड़ाई हो रही है, और मीम्स बना रहे हैं और इस तरह की सोशल मीडिया से खबरें कि बिल्कुल इंस्टाग्राम पे जो चीजें रियल नहीं है, फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन जिसको बोला जाता है, किसी ने पोस्ट कर दी उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, जब ब्लैकआउट था पहले दिन, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा कि पहले दिन तो किसी को रोका नहीं, पहले दिन उन्होंने मॉक ड्रिल ट्राई करा। फिर उसके बाद सेकेंड डे जब लोगों ने देखा कि उन्होंने फिर बिना सायरन के पहले 7 बजे पहले नोटिफिकेशन दे दिया था, और एक तरह से उन्होंने उन्होंने रात को जब यहाँ तक कि लाइट भी ऑन करी, तो उस वक्त सबको ये बताया कि आप, हम लोग तो लाइट आपको दे रहे हैं, आप वॉलंटरली हमारी हेल्प कीजिए। ये एक, जब हम 18 साल की उम्र से ऊपर हो जाते हैं तो जब एचआरपीसी ह्यूमन राइट्स की बात आ रही है तो ह्यूमन राइट्स के साथ कुछ ह्यूमन ड्यूटीज भी हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी ड्यूटीज हमारे सरकार की तरफ और हमारे खुद एक दूसरे की तरफ ये है कि हम समझदारी से काम लें, शांति से लेकिन समझदारी से काम लें। जब हमें कोई हायर, एक सेकेंड मैम, जब हमें कोई हायर अथॉरिटी कोई डायरेक्शन देती है तो हमें उसे फॉलो करने में इतनी दिक्कत क्यों आती है? आप सबसे मैं एक चीज पूछती हूँ, जिनके बच्चे कुछ ज्यादा ही आक्रोश में हो या जिनके घर में ये चीज हो या आपके आसपास आस पड़ोस में कोई भी ऐसा हो जो कहे कि अरे तो क्या हुआ, पाकिस्तान वॉर होना चाहिए था, ये खत्म हो गया, या कोई भी ऐसी बात, उनसे एक चीज पूछिए कि ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया वॉर चलता रहेगा, आप एक चीज बताइए, वॉर के बाद हर एक फौजी या जो भी कैजुअलिटीज हैं, यानी कि जितने लोगों की मृत्यु हुई, जो सिविलियंस हैं, वो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, हर एक घर एक अनाथ बच्चे को, जिसके माँ बाप अब उस वॉर के कारण नहीं रहे, और हर एक वो वृद्ध माँ बाप जिनके बच्चे उस वॉर में चले गए, क्या हर एक फैमिली उसे अडॉप्ट कर सकेगी? हमारे देश में वॉर करना चाहते हैं या पाकिस्तान वाले वॉर करना चाहते हैं या कोई भी वॉर करना चाहते हैं, कैजुअलिटीज यानी कि जिनकी मृत्यु हो रही है, जो कोलैटरल डैमेज के नाम पे पिस रहे हैं साथ में, तो उनके बच्चों को और उनके माँ बाप को क्या आप उनको अपने घर में दे सकते हैं आसरा? पूरी जिंदगी भर उनको पढ़ा लिखा के और उनके वृद्ध माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं? सीधा जवाब पहले होगी खामोशी, फिर जवाब आएगा अरे हमसे तो हमारे खर्चे नहीं निपटते। तो जब आप जानते नहीं हैं कि एक वॉर का आफ्टर मैथ क्या होता है, और जो जानते हैं वो कभी इस चीज की बात नहीं करेंगे, जो जानते नहीं हैं उनसे सिर्फ एक ये सवाल पूछना शायद मेरे ख्याल से काफी होता है, ये बताने के लिए कि ये बहुत सीरियस मैटर है। जो पहलगाम में लोग मारे गए वो इनोसेंट थे, एक इंसान के मरने के कारण उनका पूरा घर उजड़ा गया, पूरा परिवार इधर उधर हो गया। जो हमारी सरकार ने ये स्टेप उठाया, ये जरूरी था कि नहीं था, ये डिबेट से बाहर हो चुकी है चीज। बात सारी यहाँ आती है कि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग नहीं है। ह्यूमन राइट्स के बारे में हम देखें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर हमें जीने का हक है
तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम किसी और को तो तकलीफ ना दें। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खुशी से बीते, तो हम दूसरे को भी अपनी उनकी जिंदगी, हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी, हमारी फ्रीडम पे कोई पैर ना रखे। आर्टिकल 21 में है फ्रीडम टू लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है। तो हमारे पास ये अगर ये पावर है, ये राइट है, तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी भी है कि हम दूसरे की जिंदगी में उसकी फ्रीडम को, उसकी आजादी को तोड़ने की कोशिश ना करें। खैर, इस टॉपिक को मैं आज इतना सीरियस, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे पहले, और मेरा था कि मैं थोड़ा सा लाइट हार्टेडनेस पे बातचीत करूं, एक ग्रुप डिस्कशन की तरह, एक इंटरैक्टिव सेशन की तरह, कि सब क्या कहना चाहते हैं वो मैं जानना चाहती हूँ। तो लाइक मैम को जो बातें करनी थी, जो बोलनी थी, उन्होंने कर लिया। अब किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन करनी है तो बारी बारी से क्वेश्चन करिए। अगर कोई ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहा है और आंसर मिल रहा है तो आप हैंड रेज करें, उसी वक्त अनम्यूट करके बोलना ना स्टार्ट करें। तो प्लीज कंटिन्यू। और मैं यूपी वाराणसी से बात कर रहा हूँ, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं। जी जी, तो पहले तो मोस्ट वेलकम है आपका इस Thank you. HRPC प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया और सर आपका, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आज का जो टॉपिक था और जिससे रिलेटिव आप हैं, ये जी जेन्युइन बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में, बहुत बड़ी समस्या है। जी लोगों का डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी होना, तरह तरह की कुछ चीजें तो ऐसी है कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसके बाद भी वो ये चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। जी और सबसे बड़ी जो माइनस पॉइंट जो है हमारा इस समय, कि हम इसे कहने में, लोगों को बताने में संकोच करते हैं। हमें लगता है कि लोग इसको पागलपन कहेंगे कि नहीं, इसका दिमाग वो हो गया है। लोग जी इसको एक नहीं समझते कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी बीमार होता है, हमें बिल्कुल एक मानसिक जी बीमारी है। लोग अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और बहुत सारी चीजें देखने में लगी हैं। सोसाइटी की काफी लोगों ने इसमें फंस करके इसका जो अंतिम रिजल्ट होता है वो सुसाइड होता है, सुसाइड कर लिया। और ऐसे ऐसे लोगों ने कर लिया जिनके पास नेम फेम सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने कर लिया। मैम आई थिंक आप अवेयर होंगे शायद, ये ना अभी सोशल मीडिया पे एक थी, उनके काफी अच्छे फॉलोअर थे। हाँ जी, और वो, हाँ आई थिंक उन्हीं की बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत है ना अच्छा सर? पॉइंट रेज करा है, तो तमाम इसलिए मैं एक्चुअली तमाम दूसरा चीजें कि हमारे अगल बगल देखने में मिलती हैं। और हमने तो, मैं अपनी पर्सनल बात मैं करूं तो मैं बहुत डीपली इसमें जा चुका हूं, इन चीजों को लेकर के। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी है, जैसे अगर आप जाएंगी, आप तो डॉक्टर हैं, इस विषय में जान रही हैं कि इसकी जी दवा जो होती है, जो इसकी मेडिसिन होती है, आज जी इन लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत है कि जब तक आपके डॉक्टर इसको बंद करने के लिए ना बोले, तब तक आप इसको बंद ना करें कतई। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो ठीक हो चुके हैं, अब हमको जी मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 4 महीने 6 महीना बीत गया बिना डॉक्टर से बताए, उन्होंने मेडिसिन बंद कर दी, और फिर उनको पुनः उसी स्थिति में चले गए। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं इस जी बात को ये कहना चाहूंगा कि आप इस पे भी फोकस थोड़ा सा करें, अपने आप से इसको बताएं कि ये जो समस्या है, इसकी दवा, इसकी मेडिसिन लंबी चलती है, और जब तक आपके डॉक्टर ना कहें, एक्चुअली ये एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है, जी और इसको हल्के में ना लें। क्योंकि जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो उसकी सारी चीजें, उसके मतलब बॉडी के जितने ऑर्गन होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते, मतलब उनकी भी क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। पता अब चलता मैं है कि आदमी आदमी किसी काम लायक नहीं रह जाता। तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर दें, लोगों को ये अवेयरनेस कर दें, बता दें कि नहीं, उनको किस तरीके से इस मेडिसिन में अगर जाए तो किस तरीके से ट्रीटमेंट उनको कराना है, कब तक कराना है, कैसे कराना विजय सर, हमने स्टार्टिंग में इस पॉइंट को नहीं उठाया, ना ही मैंने कहीं पे भी मेंशन किया दैट ये लाइक इस डिप्रेशन से रिलेटेड या साइकोथेरेपिस्ट है, क्योंकि सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो लाइक दिमाग की बीमारी से रिलेटेड कुछ कन्वर्सेशन होगा, और लोग इन चीजों से दूर भागते हैं है। कि दूर हमें भागते इसमें हैं कोई डिस्कशन नहीं लोग करना, दूर लोग भागते हैं। इसीलिए हमने अलग टॉपिक बना के फिर यहाँ पे ये वेबिनार रखा। नहीं, इसीलिए उसको मैं एक उसको मैम आज समय है, उसको सामने लाने की जरूरत है। जी लोगों सर, को मैं मन ठीक है, तो में अभी भ्रम अभी दूर अब नहीं सामने करने की। आएगा ना, इसीलिए तो हाँ, हम एचआरपीसी में इनको कि लेकर आए हैं। अभी अब धीरे सामने धीरे आएगा, अभी लोग इसमें समझेंगे।
हाँ, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इसमें आपको अरे कोई नहीं नहीं लोक सर, लज्जा ऐसा की बात नहीं है। जैसे मेरा शरीर बीमार होता है वैसे मेरा मन भी बीमार होता है। तो ये मन की बीमारी है, मानसिक विकार है, रोग है, उसके उसके ट्रीटमेंट को आप सहर्ष स्वीकार करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी सोचने की जी। जरूरत नहीं, ये जरूरत है ठीक है। आपको। सर जी आपने बहुत, पहले तो सच्ची में आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि मैं हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में इसे डील करती हूँ। आपने जो बात करी है, मैं जब वॉर एंजाइटी का टॉपिक हमने रखा था, तो उसका इंटेंशन ही यही था कि जब वॉर होता है, या जब जैसे मैंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या वॉर होता है, वो सिर्फ देशों के बीच, समुदायों के बीच, लोगों के बीच नहीं, बहुत बार हम लोगों के अंदर, अपने दिल और मन, दिमाग और दिल के अंदर भी होता है। साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो कि मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें तो साइकोलॉजी को मानते हैं कि पागलों के डॉक्टर हैं, इनके पास नहीं जाएंगे। काउंसलिंग के लिए लोग नहीं जाते हैं ये सोच के कि काउंसलिंग के लिए हम जाके अपनी पर्सनल कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो वो सोचेंगे कि अरे ये कैसे लोग हैं। अगर कोई बताएगा कि उसकी मैरिज काम नहीं कर रही है, फॉर एग्जाम्पल विवाह में कुछ विवाद चल रहे हैं, सास से नहीं बन रही, तो उसको जज करने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस जो आप कह रहे हैं, मैं उस पे आती हूँ। पहले मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं या डीप में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने पहले साइकाइट्री की स्टडी करी, पूरी मेडिसिन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में मैंने वर्किंग देखी। उसकी वर्किंग में क्या कि डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं जैसे 2-5 मिनट के लिए, और जाएंगे और अपना सिम्टम बताएंगे डॉक्टर उनको। और प्लीज, विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरी पर्सन इन मेडिकल फ्रेटर्निटी, मैं सबकी ये नहीं कह रही हूँ, कि निंदा नहीं कर रही हूँ, एक तरीका बता रही हूँ जो मैंने देखा, जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं क्यों साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी की तरफ आई। तो पहले देखा कि वो जाते हैं 2-5 मिनट के लिए, बात सुनते हैं, दवाई दे देते हैं और घर भेज देते हैं। दवाइयां ये नहीं कि जरूरी नहीं है, दवाइयों की जरूरत जब होती है तब उन्हें खाना बहुत जरूरी है। बेफालतू में दवाइयां नहीं दी जाती। उसके साथ में आप अगर नोटिस करेंगे तो जो कोई भी साइकाइट्रिस्ट के पास गए हैं, उनके उसमें एक पॉइंट पे जरूर होता है कि काउंसलिंग जरूर लीजिए। अब काउंसलिंग क्या होती है, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक साथ चलते हैं। आप एक के पास जाते हो, आप उनसे अपना सिम्टम बताते हो, आपको दवाई लिख के देते हैं, फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास आते हो। फिर साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, जैसे कि मेरा काम क्या है, मैं आपका केस सुन के आपकी बात समझने की कोशिश करती हूँ। यही साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स जो हैं, यहाँ तक कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी आपने सुना होगा, बाइपोलर डिजीज, स्किज़ोफ्रेनिया, ये चीजें हैं। और ये चीजें ये नहीं है कि ये कोई जादू टोना है, या ये कोई बहुत खराब, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को खांसी लग जाती है, किसी को बुखार हो जाता है, वैसे कोई एंजाइटी में भी चला जाता है। अभी आज का टॉपिक इसीलिए था कि जब वॉर हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, खास करके जो जिनके बच्चे जो हैं वो दूसरे शहर में रह रहे हैं, या जिनके पति हो गए, भाई बहन हो गए, फैमिली मेंबर्स या बेस्ट फ्रेंड्स कोई भी हो, वो कहीं पे, तो उनको घर पे बैठे क्या होगा। एंजाइटी में आपको बेसिकली स्टार्टिंग में जैसे क्या होता है, आप बैठे होंगे, आपके बार बार दिल दिमाग में वही ख्याल आने लगेंगे, आपकी लेग्स में नमनेस फील होनी शुरू होगी, या फिर जैसे चींटियां चलती हैं, वाइब्रेशन, उस तरह की फीलिंग शुरू हो जाएगी। मन एक जगह पे टिकेगा नहीं, आप सोने लगेंगे, नींद नहीं आएगी, खाने का मन नहीं करेगा। ऐसे होगा, या तो बहुत ज्यादा भूख, जिसे डिप्रेसिव ईटिंग डिसऑर्डर बोला जाता है, या तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी। अब बात ये है कि कहीं ना कहीं दिमाग भी एक मैम ब्रीदिंग इश्यू भी होता है आई थिंक जब जी ज्यादा बिल्कुल, डिप्रेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ब्रीदिंग इश्यू होता है इस तरह से। मतलब ये तो मैंने आपको बहुत स्मॉल सिम्टम्स बताए हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो जब भी आपने सुना होगा, आजकल जब भी जो ये मोटिवेशनल कोच है या लाइफ कोच है, ये बात करते हैं आपसे मेडिटेशन की। अब मेडिटेशन कैसे करनी है, ये सारा टॉपिक ही दूसरा है, इससे रिलेटेड है, लेकिन ये अलग टॉपिक है। बात क्या आ जाती है, इंसान सोचता है कि मेडिटेशन, पहले मेडिटेशन करनी क्या है, ध्यान कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है। और ध्यान लगाने के टाइम पे ऐसे नहीं है कि ये कोई दवाई है, कि क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन हो या कोई भी हो, हम परेशान होते हैं, दवाई खाते हैं, आराम मिलता है, बैठ जाते हैं, और उससे अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है
जैसे सर ने बोला कि दवाई एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए, और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मेरा काम करने का जो प्रोसीजर है, जो एक तरीका है, शायद विजय सर आप उससे रिलेट कर पाएंगे। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे किसी को कोई दवाई मेंशन की गई है, तो उनकी पहले बात, अब वो मेरे पास आते हैं कि मैम ये केस है, तो डॉक्टर साहब आप देखिए इसको कैसे हैंडल करना है, क्या है। मैं बात करती हूँ उनसे। अगर मेरे को उनका, मान लीजिए कोई किसी का शादी का कोई प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, या आज की बात करें, किसी ने यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स पास में आ गए, लेकिन इतनी टेंशन हो गई कि वो रिजल्ट या एग्जाम देने से पहले की तैयारी तो हुई नहीं, वो सुसाइडल टेंडेंसीज की अपनी जान देने पे उतारू हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो सपोर्टिव है वो है माँ बाप, उनकी सपोर्ट। हम जिंदगी में जितने मर्जी बड़े हो जाए, हम जो भी फैसले और जो भी काम करते हैं, हमारा दिल से एक यही चीज होती है कि हमारे माँ बाप हमें जहाँ देखे प्राउड फील करें। हम उन्हें प्राउड फील कराने के चक्कर में बहुत बार ऐसा कर जाते हैं, कुछ अंडर प्रेशर आके बहुत सी चीजें ऐसी कर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। उन्हें प्राउड तो फील होता नहीं है, लेकिन उन्हें जिंदगी भर का हम गलती से दुख दे जाते हैं। तो सबसे पहले जो पेरेंटिंग है, जो टीचर्स हैं, उन्हें अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, बड़े भाई बहन को, छोटों को और छोटों को बड़े को ये चीज बतानी बहुत जरूरी है कि अगर आप मान लीजिए फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, आपकी इम्पोर्टेंस हमारे दिल में है, आप हमारे साथ हो जब तक, जिंदगी में बेशुमार मौके और भी मिल जाएंगे। अगर आप एक यूपीएससी से ड्रॉप कर गए कोई बात नहीं, उसके आगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, वो नहीं तो बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। एक चीज पे ब्रेक लगा के नहीं रहना, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक चीज पे मत रोकिए। अपने आप को इतना सस्ता मत कीजिए कि एक चीज के ऊपर आके आप फंस जाएं। अभी हम कमिंग बैक टू एंजाइटी टू डिप्रेशन। एंजाइटी में जैसे होता है कि आपके एकदम क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका सोचने का तरीका, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आप सोने जाएंगे कुछ भी नहीं हो रहा है, आप पहले सोचेंगे मेरे घर में 2 बच्चे हैं, दोनों में से दोनों आगे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, मैंने दूध रखा था रसोई में वो गर्म हो गया, अगर कोई जो मेल मेंबर है, मैंने सुबह ऑफिस जाना है, जा पाऊंगा, ये मीटिंग, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। दिमाग लेफ्ट राइट सेंटर फॉरवर्ड, कल जो करा था, जो कल करना है, हर तरफ भागना शुरू कर देता है। क्यों दिमाग भाग रहा है? क्योंकि दिल जो है वो तड़फ रहा है, दिल के इतना अंदर एक उथल पुथल हो जाता है कि आउट ऑफ मैम कंट्रोल हो जाता है वो। जी जी, इतना जी उथल सर पुथल हो बोले आप जाता है प्लीज। दिमाग में कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब इतना तेजी से बिल्कुल। चलने लगता है कि वो जब ट्रैक से नीचे उतरने का डर रहता है उसको कभी, बिल्कुल मतलब मैम क्या ये जो हमारे घर की महिलाएं होती है उनमें ज्यादा होता है क्या? क्योंकि देखिए अभी जो आपने बातें बोली, तो जनरली हमने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, लाइक देयर लाइक कि वो एक्टिवली किचन में मान ये लो मैंने काम कर रही है, एंड देन सब कुछ ऑफ है, सडनली उन्हें सोते वक्त याद आता है गैस बंद है या नहीं, दूध चढ़ा रखा था बंद हुआ या नहीं, जी, बॉयल होके गिर तो नहीं गया। बहुत सारी ऐसी चीजें होता रहता है, तो क्या वो उसमें काउंट होता है क्या? जैसे आपने पूछा मैम, जो आप कह रहे हो उसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओके। एक एक तो होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे आपने लास्ट मिनट पे कोई क्वेश्चन पुट करा, या हम लोग एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और एग्जाम सेंटर में बैठ के जैसे क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, तो उस वक्त जब हम एग्जाम देने लगते हैं तो पहले लगता है कुछ नहीं आता, फिर जैसे क्वेश्चन सामने आता है तो आंसर आ जाता है दिमाग में, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि यहाँ पे कौन सा आंसर बैठेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग से ओवर थिंकिंग बहुत अलग है। जब एंजाइटी का इश्यू होता है, एंजाइटी एक दिन की नहीं होती, 2 दिन की नहीं होती, ये कंटिन्यूअसली, जब मान लीजिए आप 1 हफ्ते तक आपको नींद नहीं आ रही, सब कुछ वही जो आपने कहा कि सोने लगेंगी लेकिन उठ के होगा कहीं दूध तो नहीं रह गया, वो जाने के देखेंगी, घर से बाहर काम के लिए जाने लगेंगे, देख फिर वापस आएंगे देखने के लिए कि अरे ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, हाँ। कई बार ताले में चाबी भूल जाएंगे, कई बार गाड़ी में बैठेंगे और सोचेंगे, फोन पे बात कर रहे होंगे और सोचेंगे कि अरे मेरा फोन कहाँ गया, फोन पे राइट बात करते राइट। करते फोन ढूंढने निकल जाएंगे। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। और रहे एंजाइटी के बाद जो होता है, एक पॉइंट आता है जब अगर आप मेडिकल हेल्प नहीं लेते हैं, प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं, तो उसके बाद शुरू हो जाता है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं?
डिप्रेशन के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका घर से बाहर निकलने का मन, क्या आपका कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, सुबह नींद खुल जाएगी, उठने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, टीवी चलता रहेगा, आपका टीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। आप यहाँ तक कि जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उसमें रोजमर्रा का जो एक रूटीन होता है, सुबह उठ के जैसे गर्म पानी पीना, या नहीं भी तो सीधा पहले ये बेसिक तो होता है ना कि हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद फिर खाना वगैरह नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं, और पूरी फैमिली की तरफ देखते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। उस वक्त ये होता है कि बस छेड़ो मत, किसी से ना बात करने का मन करता है, ना हम अपना ध्यान रखते हैं, कपड़े भी नाइट सूट है तो वही चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं। वहां पे जब दिल बिल्कुल थक जाता है, भाग भाग के दिमाग भी थक जाता है, हमारी बॉडी भी एक मशीन है। हम सब इस वक्त फोन यूज कर रहे हैं, फोन को ज्यादा देर तक चार्जिंग पे लगा दें, फोन को ज्यादा देर तक यूज करें, वो भी गर्म हो जाता है। हर चीज को ब्रेक की जरूरत होती है। नाउ कमिंग बैक टू मेडिसिन पॉइंट्स, जो विजय जी ने बोला था, अब क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है तो इसलिए मैं इसको भी फटाफट कवर कर दूं। बिल्कुल सही, जब मेडिसिन आपको दी जाती हैं, आप सबसे पहले जरूरी ये है कि सबसे जो माइल्ड, देखिए आप जब साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आपके उस वक्त जो करंट सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दी जाती है। आप उसको 1 हफ्ते तक मैक्सिमम जैसे उसको यूज कीजिए, ताकि आप पहले उस शांत लेवल पे, आपके बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो उस शांत लेवल पे आ जाएं कि आप समझना और समझाने की स्थिति में आ जाए, आपको तकलीफ क्या है और आपको किससे है और आप क्या चाहते हैं, ये चीजें आप खुद भी समझ सके और दूसरे को समझा सके। उसके बाद टेस्ट करवाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एंजाइटी अटैक होता है, पैनिक अटैक होता है, वो एकदम से जो है वो लगता है ऐसे कि जैसे दिल का दौरा पड़ गया, बहुत लोग इससे घबरा जाते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं उनके ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, एकदम से ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाती है, और चेस्ट में, राइट या लेफ्ट साइड, मोस्टली लेफ्ट साइड में, आर्म और लेग में, लेफ्ट चेस्ट में पेन शुरू हो जाती है, सांस आना बंद हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, और बिल्कुल फेंटिंग वाली, और कई लोग कोलैप्स भी कर जाते हैं, उसमें फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो जब फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उन्हें एकदम से जो इमरजेंसी में सीपीआर वगैरह, तो उन्हें उसके बाद ऑफ कोर्स ईसीजी का फर्स्ट जो स्टेप होता है, उन्हें ईसीजी के साथ ईसीजी के टेस्ट किए जाते हैं कि हार्ट अटैक तो नहीं है, बीपी वगैरह चेक होता है, बीपी या तो बिल्कुल डाउन चला जाएगा, नहीं तो एंजाइटी है तो बहुत हाई चला जाता है। और उसमें डर ये रहता है कि अगर आपका एंजाइटी लेवल, और आप जैसे दवाइयां बिल्कुल किसी डॉक्टर से बिना पूछे अगर छोड़ दें, उसमें एंजाइटी अटैक आ जाए और वो अगर मेजर आ जाए तो आपको ब्रेन हैमरेज होने के भी आसार हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई क्यों कंटिन्यूअसली लेते हैं, एक छोटी छोटी चीजें हैं, दवाइयां आपको कोई भी डॉक्टर देते हैं, आपकी बॉडी ना एक उस वर्किंग से चलने लग जाती है। आप ये समझिए कि आप जैसे गाड़ी में आप एक तेल डालते हैं तो गाड़ी की फंक्शनिंग जो है वो स्मूथ हो जाती है। इंजन ऑयल डालिए तो, या एसी में हवा भरवाइए तो जब तक हवा उसमें गैस है, सॉरी एसी में, उसका कूलिंग इफेक्ट घर का हो या गाड़ी का हो, कूलिंग इफेक्ट अच्छा रहता है। सो सिमिलरली जब बॉडी में दवाइयां दी जाती हैं वो सप्लीमेंट के तौर पे दी जाती हैं, उनको इंसान को शांत रखने के लिए, दिमाग को, दिल को शांत रखने के लिए साथ में सप्लीमेंट दिए जाते हैं ताकत के लिए। क्योंकि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, टेंशन होती है, तो हमारा खून सच में जलता है, खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे आंखों के नीचे यहाँ पे येलोनेस शुरू हो जाएगी, जो हमारी वैसे कहते हैं ना पुतलियां जो होती हैं व्हाइट कलर की होती हैं, उनमें येलोनेस आएगी। आपके लिप्स जो है उसमें आपको ब्लैकिशनेस दिखनी शुरू हो जाएगी। हाइड्रेटेड रखना अपने आप को बहुत जरूरी है। पानी पीजिए, आराम से बैठ के एक एक सिप करके पीजिए, उसमें थोड़ा सा दिमाग को शांत होने का, क्योंकि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम आई थिंक ऑलमोस्ट सब जानते हैं, एक योगा में किया जाता है। एक नाक को ऐसे बंद करके सांस लेना और फिर उसके बाद मुंह से छोड़ना, फिर इधर से बंद करके फिर सांस, अनुलोम विलोम आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसीलिए जब एंजाइटी होती है तो बीपी और शुगर के टेस्ट किए जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए तो इन सब के टेस्ट के साथ साथ ईसीजी का टेस्ट किया जाता है, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसकी मेडिसिन आपको लगी है उसको तब तक लीजिए जब तक आपको वाकई में ही रात को सोने आराम से आपको चैन की नींद आ जाए। एक गोली है उसको आधा करके टेस्ट कर लो, अगर कोई जिद कर रहा है कि मुझे दवाई नहीं खानी,
क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, हम दवाई नहीं खाते, लेकिन जब ज़रूरत है तो खानी पड़ती है। फिर उसके बाद जब डिप्रेशन है, डिप्रेशन की स्थिति तक ना ही पहुँचे, कोशिश यही रहती है। तो सबसे पहले 1 हफ्ते के बाद किसी को भी एंग्ज़ायटी अटैक या पैनिक अटैक आए, तो 1 हफ्ते के बाद अपने साइकियाट्रिस्ट के पास वापस जाइए, उससे प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और जाके अपने दोबारा ब्रेन मैपिंग और टेस्ट कराइए। देखिए आपके दिमाग की हेल्थ कहाँ है और कैसी है, और उसके और अकॉर्डिंगली जी। वन मोर थिंग मैम, सबको ये भी बताइए कि ये कोई पागलपन नहीं है। जैसे हमारे बॉडी के जो इलनेस होते हैं उसी तरह वो है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स को एंग्जाइटी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे चाइल्ड बॉर्न होता है तो कहते हैं कि यहाँ का कुछ हिस्सा आई थिंक लाइक गायब हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो एक चीज फॉरगेट करने वाली चीजें होती है जो उसकी वजह से भी होती है, और देन वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो उन सब चीजों के लिए ना वो लाइक लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आगे फिर जा सकते हैं। हाँ जी, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब जैसे नहीं, दिमाग का कोई हिस्सा ऐसी कोई बात नहीं है। जी अभी बोलिए हम थोड़े दिन पहले समर कैंप किया हुआ था, उसमें बेड टच गुड टच सिखाया हुआ था। उसमें से बहुत बच्चे जो है बच्चियां जो 1 से 4 स्टैंडर्ड तक पढ़ती है उनके साथ बेड टच हुआ गया है, मगर वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रही है। तो जी। वो हमसे ही बात कर रही थी बच्चियां, जी। और हमने सारा सॉल्यूशन निकाल के दिया। तो उन बच्चों के मन से हम साइकोलॉजी सिस्टम से उसको डर कैसे निकाले, प्लीज वो बताएंगे। क्या एज क्या बताई आपने बच्चों की? 1 स्टैंडर्ड से 4 स्टैंडर्ड, यानी कि 7 से 10 साल के बच्चे के साथ, जी। बच्चियों के साथ। अब इसमें जब बच्चियों की बात होती है, अब इसमें आप जानते हैं कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनकी मैं बात साथ में करूंगी, लेकिन उसके साथ में गुड टच बैड टच सिखाना बहुत जरूरी है। और जी वही उसमें हमने किया था, और उसी में से बच्चों ने मेरे पास और यशोधरा जी के पास आके अपनी बात रखी और बोला कि मैम हमारे साथ ये बेड टच हुआ है, हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे। फिर हम दोनों ने बहुत प्यार से और क्यूटली ये सब किया ना, तो बच्चे सारी अपनी बात, सर का नेम सब कुछ बताया, मगर अपने जी। पेरेंट्स को बताने से मना किया। तो उसके लिए हम क्या करें कि बच्चे इनसे बाहर आ पाए, इसलिए आपको सबसे मैम पहले एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी जी। कि लाइक वो जो बता रहे हैं तो क्या कंफर्म है? क्योंकि बच्चे हैं, वो हो सकता है कि टीचर ने पिटाई करी हो या कुछ ऐसा, तो उस बेसिस पे भी बोल रहे हो। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि बैड टच ही? जी मैम, जब हमने गुड टच बेड टच सिखाया, तब हमने बेड टच वाली जगहों पे जो कोई टच करे उनको बेड टच कहते हैं, बच्चियों को हम ये समझा रहे थे। तो तभी उन्होंने बोला कि मैम जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है ना, उन पे हमारे यहाँ उंगलियां रखी गई और मुंह पे हाथ फिराया गया, होठ पे लिप किस की Oh my God. गई। इसलिए हमने कहा कि बेटा, फिर हमने उनको सेफली कैसे रह पाए, कैसे काट के उसको दूर चाहे बाथरूम की जगह पे उसको लात मारनी चाहिए, ये सब हमने सेफ्टी जगह से समझाई। मगर बच्चों के मानसिक तौर पे जो असर होती है ना, उनको हम कैसे बाहर निकाले, ये जानना चाहती थी मैं। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में जो है पेरेंट्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एक मीटिंग रखिए पेरेंट्स की, टीचर पेरेंट मीटिंग होती है, और उसमें पेरेंट्स को इकट्ठे, जैसे भी आपका वहाँ पे, आप कहाँ से बात कर रही हैं मैम? जी मैं अमरेली गुजरात। सावर जिला से बात कर रही हूँ मैं। जी, ग्रेट। अब वहाँ पे जैसा आपके पास क्योंकि ना हर जगह जहाँ से आप जानते हैं कि जितने हर जगह का अलग अलग तरह के लोग हैं, वो एनीवेज वो लंबी बात लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पेरेंट्स को बुलाइए और पेरेंट्स के साथ बैठ के आप उन्हें बताइए कि जो चीज सबसे पहले तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि जैसे ही बच्चे छोटे होते हैं और समझने के लायक बनते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 4 साल के होते हैं, स्कूल जब जाने डलते हैं हम, जैसे 2 ढाई 3 साल की उम्र में, तब से उनकी एक प्रैक्टिस कर दीजिए रोज रात को कि जैसे यहाँ पे किस करा उनको, जैसे आपने चीख पे मम्मा को बोली है उनकी कि यहाँ पे किस करे, तो मम्मा कर सकती है, पापा कर सकते हैं, और ये है गुड टच। उसी तरह से यहाँ 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 ऐसे पॉइंट आउट करके आप बोलिए कि जैसे लिप्स पे भी अगर मदर किस करे तो ठीक है। अपने हस्बैंड को बताएं कि लिप्स पे फादर ना ही किस करे। जब 1 साल का बच्चा है तो फर्क नहीं पड़ता, 2.5 साल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं आजकल के, और वो उनको जरा इससे दूर रखिए कि माँ करे तो बात अलग है।
अब उसके आगे मैं कोई यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पिता की जो है वो मंशा गलत है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे गलत ना समझिएगा। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो जगहें हैं जैसे दिल्ली है, थोड़ा-सा वहाँ पे ओपन एनवायरनमेंट, आपके गुजरात में भी जहाँ पे अगर ओपन फैमिली थोड़ा-सा ब्रॉड माइंडेड है और बच्चों को खेल-खेल में उनका वो कंफर्ट लेवल है अपने पिता के साथ, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कियों को ये चीज़ माँ भी सिखाए और बाप भी सिखाए, वो इसलिए कि उनका एक कंफर्ट लेवल बने पेरेंट्स के साथ। कल लड़की जब बड़ी हो या कोई उसे छेड़े, तो अगर उसकी मम्मी अवेलेबल नहीं है तो वो अपने फादर को जाके बता सके कि पापा मुझे किसी ने बैड टच करने की कोशिश करी। नहीं, हमने तो उनको इतना प्रोसेस कर दिया कि कब किन जगह पे हमें मारना है, कब से किस जगह पे अटैक करना है, अगर कुछ भी वेरी हमें गुड, करे तो हमने कराटे भी साथ में उनको सिखाया इसलिए। ये और बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों के साथ भी, और उसके पेरेंट्स से बात करने का जिम्मा भी हमने उठाया है। और जी, 2 पेरेंट्स से मैंने बात की जिसका बहुत सीरियस वो था, तो उनके जी, पेरेंट्स भी एग्री हो गए हैं। मैंने हाँ कहा जी, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं एचआरपीसी के साथ आप जुड़कर हमें बताइए, जैसे ही स्कूल ओपन होती है तो हम उन सर पे कुछ भी हम निर्णय ले सकते हैं। तो जी। वो हमारे साथ में है, इसलिए वो हमें जरा वो है, मगर कुछ बच्चों की जो मानसिक असर होती है ना, तो इसलिए मैंने आपके साथ वो क्वेश्चन रखा कि नहीं, बच्चों को नहीं, हम ये जी, जी। मेंटली कैसे वो करें। मेंटली बच्चों के लिए बस यही है कि सबसे पहले जो जैसे आप हैं, आप अगर टीचर हैं उनके, तो आपसे आके लड़कों को लड़कों के साथ बात करने में कंफर्टेबल रहता है, और लड़कियां लड़कियों के साथ बात करने में कंफर्टेबल रहती हैं। ये बाय बर्थ एक ऐसी चीज है जो एक बिना सिखाए भी होती है। हम जी अपनी जी। माँ से बात करना बचपन में भी मतलब शुरू से होता था। इसीलिए यही चीज जो टीचर्स हैं, पहले तो सबसे पहले टीचर कम्युनिटी जब स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, तो जज करने की बजाय दोस्ती का एक वो होना चाहिए, बच्चों के साथ बैठ के आराम से नहीं, बात मगर करें। प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चों के पास फी लो, पढ़े या ना पढ़े, ऐसी हो गई है। जैसे भेड़ जी, बकरियां भरते हैं ना बच्चों को, इस तरह से अभी ये शिक्षा के लिए ऐसा बन गया है। हमारे लिए तो पहले ज्ञान का मंदिर हुआ करता था, अभी तो ये जी। पता नहीं अड्डा बन गया है फीस लेने का। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए पहले तो ये इसकी शुरुआत, अब ये स्टेप वाइज हम सोचें। सबसे पहला ये है कि ये चीज जो है, ये पेरेंट टीचर, पहले तो स्टूडेंट टीचर के लेवल पे, फिर उसके बाद जैसे आप सेल्फ डिफेंस का सिखा रहे हैं, वेरी गुड, कमेंडेबल मैम, मैं ताली नहीं बजा सकती, एक हाथ से फोन हाथ में पकड़ा है, बट सीरियसली नहीं, ताली थैंक यू के थैंक लायक है ये, यू। बहुत सल्यूट के लायक तो डेफिनेटली है। बहुत बढ़िया चीज है। दूसरी चीज, टीचर पेरेंट पेरेंट को ये चीज समझाना कि आपके बच्चे के साथ जो पेरेंट्स को ये चीज समझानी कि जो आपसे बात की जा रही है, देखिए हम लोग सब लोग इस बात पे आ जाते हैं, लोग क्या सोचेंगे। क्या वो हम्म। लोग हमारे बच्चों को बचाएंगे अगर उनके साथ कुछ हो जाता है? ईश्वर ना करे, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो क्या वो आगे आके हमारे बच्चों का साथ देंगे? नहीं देंगे, अपने घर में दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। जो लोग हमारे साथ बात करते हैं, जब भी सोसाइटी की बात होती है कि अरे आपने ये करा वो करा, सोसाइटी क्या कहेगी, तो उस वक्त अपने दिमाग में ये रखिए, सोसाइटी आपके क्या टेबल पे क्या वो खाना राशन डाल रही है? नहीं डाल रही है। जो आपके दुख के वक्त में आपके साथ खड़े नहीं है, उनकी बातें सुनने का कोई तुक नहीं बनता। ना कहना सीखिए, ये बच्चों को सिखाइए कि ना कहना सीखिए। बच्चों को ये सिखाइए, कोई आपको तकलीफ देता है तो चिल्लाना सीखिए। वन मोर थिंग, प्लीजिंग मत बनाइए उनको। जैसे हम लोग क्या करते हैं घर में, सी पर्सनली सबके घर में ये होता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्लीजिंग सिखाते हैं कि इनको प्लीज करो। कहने का मतलब, समझ अगर उनका गए। मूड नहीं है फिर भी बोलते हैं ऐसे बिहेव करो, इनसे ऐसे बातें बिल्कुल, करो। हम बिल्कुल। बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, क्या रीजन है, क्यों वो कंफर्टेबल नहीं है, हम नहीं जानना चाहते, ना ही पूछना चाहते हैं। वही तो छोटी ये हमें फोर्स नहीं करना है। छोटी सी चीज हो गई, ये बचपन से शुरू होती है कि अरे बेटा देखो ओके, बुआ आई है, मासी आई है, राइट। मामा जी आए हैं। ए फॉर क्या होता है? बच्चा उस वक्त शायद नींद से उठा हो या भूख लगी हो, उसका नहीं मन कर रहा बोलने का। आप एक दो बार पूछ लो, और उसके बाद नहीं मन कर रहा तो उसको बोलो चलो कोई बात नहीं, जब मूड होगा बेटा तब बता देना, तब बात कर लेना। बच्चों को ये चीज दीजिए कि हम आपके साथ हैं, एज जो टीचर्स हैं वो भी बताएं कि आपको मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ। मैं जो आईएएस दिव्या कीर्ति सर हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ।
उनकी एक्चुअली मैं काफ़ी जिनको मैं सबकी फ़िलॉसफ़ी 100% नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनके एक लेक्चर में उन्होंने एक चीज़ कही कि जब भी मैं क्लास अपनी लगाता हूँ, तो मैं अपनी क्लास में आके मैंने अपने स्टूडेंट्स को पूरी फ्रीडम दी हुई है कि वो चाहें तो क्लास में खा भी सकते हैं, क्लास में सो भी सकते हैं, आपस में बातें भी कर सकते हैं। और कहते हैं मैं उन्हें कोई नहीं रोकता, मैं उन्हें टोकता नहीं, मैं उन्हें डाँटता नहीं। वो आईएएस की कोचिंग देते हैं। तो उस वक़्त कहते और उसका रीज़न सिर्फ़ एक है कि उन सर ने एक चीज़ बोली कि मैं ये सारा ड्रिल करता हूँ अपनी क्लास में सिर्फ़ एक रीज़न के लिए कि अगर मैं इंटरेस्टिंग मेरी बातों में इंटरेस्ट होगा, तो सब लोग में तो किसी को भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, आपस में बात करने का मन नहीं होगा और मेरी क्लास को अटेंड करेंगे और जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ वो समझेंगे। और यही बात यहाँ पे आती है कि बच्चों को ये चीज़ सिखानी, समझाना और उनकी बात समझना कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है। इसमें उनके बचपन से और उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या बैंक के एग्ज़ाम्स हो या जीवन में कुछ भी फेलियर हो जाए, वो सुसाइड ना करें, जो विजय सर ने जैसे टॉपिक शुरुआत में पिकअप करा था, ऐसा कुछ ना हो, तो उस चीज़ के लिए उनको सपोर्ट टीचर से और पेरेंट्स से शुरुआत से देनी चाहिए। जो आपने पीपल प्लीज़िंग की बात करी वो भी, कि जो गलत लगे उस पे ना कहना सीखिए। सेइंग नो इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। और बाकी अभी जैसे सायरन का सुन के सब सोच रहे होंगे कि सीज़फायर हो गया है, लेकिन सायरन क्यों बजा? तो अभी इसका ये भी चीज़ है कि अभी आने वाले 3-4 दिन के लिए थोड़े से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा किसी भी लड़ाई के बाद का एक आफ्टरमैथ रहता है, तो हम उसको फॉलो करें। 9 बजे का टाइम था, सेफली सब लोग घर पहुँचे और सारे हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चीज़ें सिंपल रखें और हेल्प आउट कर सकें और खुद स्वस्थ रहें, इकट्ठे रहें, अलर्ट रहें और हम सब यहीं पे हैं। और आज का अगर वेबिनार आप सबको अच्छा लगा हो, जो विजय सर कह रहे हैं उससे मैं एग्री करती हूँ और मैं उनके बिहाफ पे एक बार फिर से यही कहना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज कोई भी अगर साइकाइट्रिक मेडिसिन पे है, उसको अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह से मत छोड़िए। दिमाग दिल की तरह ही है, जैसे दिल में भी दिक्कत हो सकती है वैसे ही दिमाग में भी दिक्कत होती है। उसको पागलपन नहीं, बस एक छोटी सी बीमारी है, इलाज कीजिए, ठीक हो जाएगा। और मैं बस अब इतना, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ रहा है मैम को देख के कि अब बस हमें रैप अप करना नो मैम, चाहिए। एक वही लास्ट में मुझे कुछ और बात करनी थी कि अभी जो वार्ड है, अभी शायरन वजह तो मुझे याद आया, वार्ड है तो इमोशनल लेवल पे हम कैसे, मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ को कैसे हम करें लाइक इस टाइम में। इमोशनल स्ट्रेंथ में सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए कि आपकी लोकेशन कहाँ है और आपकी लोकेशन जहाँ पे भी है। आपको मैं एक मोटी सी एक चीज बताती हूँ जो सबके दिमाग में शायद अभी तक नहीं आई होगी, या कईयों के दिमाग में है तो उन्होंने बोली नहीं। हम डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम जजमेंट से बहुत डरते हैं। सो इस चीज पे ये है कि अब सायरन बज रहा है या कोई भी चीज है तो छोटी सी बात आ गई। हाँ हाँ, मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टॉपिक था इमोशनल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हेल्पिंग अदर्स, मीन्स हम दूसरों खुद को स्ट्रांग रख के किसी को कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना कि सिर्फ हमको सेल्फलेसली नहीं जाना है, हमें पहले खुद को भी सेव करना है, अंदर दूसरों को भी थोड़ी बहुत मदद करनी है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे जो लोग भी वॉर जोन में है अभी या आगे पता नहीं कहाँ तक वॉर आ जाए, तो कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है कि मॉक ड्रिल्स और फिर एक्चुअल में सायरन्स और शेलिंग्स, न्यूज़, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी अगर हम देखें तो इंडिया में कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा। इंडिया में कम्युनिटीज के ऊपर रिलीजन जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, कहीं पर भी सब जगह जो है दंगे। हाँ, लोग डर के, और डर जायज है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। लोग अपने घर जा जरूर रहे हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान में जय हिंद के नारे लग रहे हैं, जय हिंदू या जय मुसलमान। मैं ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहती थी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और इसको हम किसी और दिन के लिए भी रखेंगे। लेकिन अभी जो सवाल पूछा गया है वो सिंपल ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या है। फिलहाल इस वक्त हमारी कंट्री स्ट्रांग है। हम लोग जहाँ पे बैठे हैं हमें सिर्फ सायरन्स फेस करने पड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। और सायरन्स किस लिए है? हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए है। अपने आप को स्ट्रांग कैसे रखना है आप पहले सोचिए। क्या सबसे बेसिक क्वेश्चंस मैं बोलती हूँ जो कि हम लोगों ने काफी लोगों से सुने होंगे, बेशक वो घर पे हो या बाहर हो। अरे वॉर चल रहा है,
अरे ये हो रहा है, अरे न्यूज़ में ये दिखाया गया है, इतने लोग मर गए, यहाँ पे शेलिंग है, वहाँ पे। क्या आप बॉर्डर पे जाके एक्चुअली कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, क्या आप हॉस्पिटल्स में जाके उनको डील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप जैसे जो अमेरिका में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स चलता है, वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हैं, इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग रह के सबसे पहले अपनी फैमिली को एकत्रित रखिए, इकट्ठा रखिए, एक दूसरे की लोकेशन जानिए कि जब शाम की बात है तो जल्दी घर आ जाए, सब इकट्ठे रहें। और उसके बाद में सबको ये बताइए कि वॉर क्यों होता है, क्यों नहीं होता, डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस कीजिए। एक लाइट सा माहौल, न्यूज़ से थोड़ा-सा हट जाइए। जो नोटिफिकेशंस है वो सबके सोशल मीडिया एप्स के व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग शेयर करते हैं। सोशल मीडिया एप्स को थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम और ये फेसबुक वगैरह को साइड पे रख दीजिए। जो इनके ऊपर मैसेजेस आते हैं, काफी फॉल्स न्यूज़ भी होती हैं, फेक इवन न्यूज़ भी होती हैं। इवन जो नॉर्मल न्यूज़ हमारे टीवी में चल रहा है, उसमें अभी लास्ट कल या परसों 4 और 5 न्यूज़ थे जो फॉल्स थे। तो जी, उस पे भी हमें वैसा ट्रस्ट करके नहीं जाना है। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने सोचनी है कि देखिए होता कुछ और है, बनता कुछ और है और दिखता बिल्कुल ही कुछ और है, या दिखाया बिल्कुल कुछ और जाता है। अभी बात ये है कि ये डिस्कशन की क्यों और क्या हो रहा है और किसने शुरू करा और किसने नहीं शुरू करा से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है कि हम लोग पहले सेफ हैं। अब यहाँ पे भी चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट हो गया है। चाहूँ तो मैं घबरा जाऊं, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर कोई मुझसे बात करेगा कि मैं कहाँ हूँ या क्या है, तो अपने आप को पहले इमोशनली स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। आपने जब कुछ गलत करा नहीं तो आप इमोशनली वीक क्यों होंगे? आप एक चीज सोचिए, अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो जाता है, जो ये जनता लगी है नहीं वॉर करना है, जो यूथ जिनमें अभी वो ना 20s का हिसाब किताब है, जहाँ पे हार्मोन्स कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं और सबको अरे भाई भाई तुम्हारा गाड़ी चलाएगा वाला एटीट्यूड होता है, तो उनको जरा शांत करने के लिए उनको आराम से बिठाइए। बाकी सबको मालूम है कि निकल गई, कोई एयरक्राफ्ट ऊपर से चला गया, वहां पे बमबारी चल रही है, अगर एक हल्का सा भी सायरन बजता है तो कितनी घबराहट हो जाती है। अगर एक बॉम्ब या मिसाइल, मान लीजिए ईश्वर ना करे फिर से, अगर हम जहाँ रहते हैं वहां पे ड्रॉप हो गई तो हम क्या कर सकते? हम शेल्टर ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते। शेल्टर ले सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आप सब एक तो अपने लिए 2 हफ्ते का राशन खरीदिए। जहां आप 1 हफ्ते का खरीदते थे, 2 हफ्ते के लिए रिफिलिंग करिए, 2 महीने के लिए नहीं। जब आपको ये चीज नोटिस में आ जाएगी, क्योंकि आज भाई दुकानें क्या, सब्जी मंडी क्या, पेट्रोल पंप्स क्या, हर जगह भीड़ लगी हुई है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि लोग जो है वो इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे और अपने घर वालों को, चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने घर वालों को बोलिए कि कोई बात नहीं, दिन का टाइम है, जो चीज चाहिए है उसको घर पे मंगा लेते हैं, घर से बाहर अननेसेसरीली वेंचर आउट ना कीजिए। अगर काम है तो जाइए, अगर काम टल सकता है, काम रह सकता है तो घर पे रहिए। कुछ दिन की बात है, ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ दिन की बात है, और तब तक शांत से रहिए। जी, अपनी तो बात में मैम एक चीज और ऐड कर दीजिए जी, इसमें, लोगों को जी, बता दीजिए प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ब्लैक आउट किया जाता है, किया जा रहा है इस समय, तो बहुत सारे लोगों के घरों में इन्वर्टर लगे हुए हैं, ठीक है। जी, उनको जी, लगता है कि बिजली चली गई कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ इन्वर्टर है, हम तो लाइट जलाएंगे। तो ब्लैक आउट मतलब दिया एकदम अंधेरा होना चाहिए, आपके जी, इन्वर्टर भी बंद होने चाहिए। जी, तो पहले की चीजें राइट सर। खत्म, पहले पहले हम लोग वार देखे थे, सुने थे जब बचपन जी, में। तो छत पे जब हम लोग पढ़ाई करते थे, उसमें और लालटेन जो होता था वो उसका जमाना था, तो लोगों को मना किया था छत पे मत जाइए, नीचे आप जी, रहिए। तो जी, ये भी बिल्कुल। लोगों को समझाने की जरूरत है कि आपके यहाँ सुविधा है, तो ये मत सोचिए कि लाइट चली गई है उससे कोई मतलब नहीं, इन्वर्टर जला के हम अपना सारा प्रकाश करें। आपको ब्लैक आउट मतलब एकदम ब्लैक आउट में रहना है, आपको अपने घर की सारी लाइटें बंद कर देनी है अब ये। मैं इसके ऊपर आपको बताती हूँ सर। बात ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आती हैं तो हम ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं उसको यूज करने का। और उसके साथ में ये भी है, टॉलरेंस बहुत कम हो गई है, पेशेंस बहुत कम हो गई है। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। पहले गर्मी, जून जुलाई की गर्मी में भी अगर ऐसी मजबूरी होती थी, लोग समझते थे, बिना उफ किए रह जाते थे। अभी क्या है कि या तो ये ग्रिड से लाइट बंद कर देंगे, जैसे अब जो ट्रैफिक है वो जा रहा है तो चालान हो रहे हैं, आपको फिर भी अपने आसपास कहीं पे ऐसा लगे। अब जैसे ब्लैकआउट की बात की तो बिल्कुल सही बात करी आपने। अभी पिछले कुछ दिनों से जब ब्लैकआउट हो रहा था तो चंडीगढ़ में सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं, यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट्स भी बंद कर दी गई थी
और मंदिर के दरवाजे, मंदिर की लाइट्स, होर्डिंग, सब जगह लाइटें ऑफ थी। केमिस्ट की दुकानें तक बंद थी और वो उन्होंने वॉलंटरीली बंद करी कि जिसको चाहिए दवाई, मतलब इमरजेंसी नंबर सबके पास है। तो ये सारी चीजें, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स की भी सिर्फ और सिर्फ बेसिक लाइट्स ऑन थी। वो सिर्फ इसलिए था कि जब शासन ने कहा है, प्रशासन का एक प्रोटोकॉल आया है तो उसको फॉलो करना जरूरी है। और ब्लैकआउट जो है एक तरह से सबको ये याद दिलाना कि बिल्कुल बेखबर होके मत जाइए बाहर। आप जो हो रहा है वो मजाक नहीं है, जो हो रहा है वहां में जाने जा रही हैं। आप अपने लिए मत दिक्कत, मत तकलीफ, मत प्रॉब्लम खड़ी कीजिए। और इसलिए जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको गुस्से से सही लेकिन समझाना जरूरी है। आप एट द मोस्ट, अगर आपको लगे आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना फोन उठाइए, 112 डायल कीजिए, जो कि पहले 100 होता था, अब 112 है। HRPC से कांटेक्ट कीजिए और इनके थ्रू हम सारे जो हैं, हम आपके जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भी आप बेस्ड हैं, वहां पे हम आपकी तरफ से आपके साथ जुड़ के कंप्लेंट फाइल करेंगे कि जो ट्रैफिक चल रहा है लॉकडाउन के टाइम पे या फिर जो ब्लैकआउट का टाइम दिया गया है उसका चालान होना चाहिए, और चालान हो रहे हैं। आज बहुत सख्त चेकिंग है चंडीगढ़ और ट्राई सिटी एरिया में। यहाँ तक कि सीज फायर की न्यूज है, उसके बावजूद भी अभी मार्केट की लाइट्स बंद हो रही हैं और सारा कुछ ऐसे चल रहा है। तो सेफ्टी अपने हाथ में है। जो बच्चे हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है। बेशक अभी फिलहाल डांट के रोकिए घर पे या उन्हें समझा के रोकिए, लेकिन समझाइए जरूर। और अगर कोई नहीं सुनता है, मान लीजिए आपने अपने घर की लाइट्स बंद कर दी, साथ वाला नहीं कर रहा है, फोन उठाइए, कंप्लेंट कीजिए। वो आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, वो पेट्रोलिंग पे हैं। उन्हें बोलिए कि आप 2 बार पेट्रोलिंग कीजिए। आप अपना ये डेजिग्नेशन लगाना साथ में बात की बात है। डेजिग्नेशन से पहले कहते हैं ना, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। जो एक सिटीजन है हिंदुस्तान का, उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। तो आप एक सबसे पहले सिटीजन है हिंदुस्तान के, आपके पास राइट है जिंदगी जीने का। ह्यूमन राइट से बात कर रहे हैं हम, तो आपके पास राइट है जिंदगी जीने का, इज्जत से जीने का, फ्रीडम से जीने का और सेफली बिना डर के जीने का। तो अगर कोई उसमें आपके लिए डर कॉज कर रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र होके HRPC वालों को कांटेक्ट कीजिए और अपनी जो साथ में PCR है, जो भी पुलिस स्टेशन है, वहां पे कांटेक्ट कीजिए कि इनके कारण हमें तकलीफ हो रही है कि आपने ब्लैकआउट का जारी करा है, ये मान नहीं रहे हैं। और इन्हें इंस्ट्रक्शन दीजिए कि ये अपनी लाइट्स बंद करें। बल्कि इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं और पीछे से ये लोग मेन से पावर आजकल बंद कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है, अगर बच्चे ये कहते हैं कि पावर बंद हो गई, लाइट बंद हो गई, इन्वर्टर्स भी बंद करने जरूरी है रात के कुछ टाइम के लिए। इन्वर्टर्स बच्चे नहीं करते, हम ही रखते हैं। हम तो ही सबसे मेन पॉइंट ये है कि अभी के समय में ना इन्वर्टर्स ऑफ करके रखा करें, बस यही सिंपल है। इन्वर्टर ऑफ करके रखे, इन्वर्टर ऑन रखना ही नहीं। इन्वर्टर्स ऑफ कीजिए जब दिन के टाइम में। ब्लैकआउट इसीलिए होता है कि लोकेशन का पता नहीं होता। लोकेशन से मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये बेसिकली क्या है। देखिए, जब एयर स्ट्राइक होता है, साइंस बहुत आगे निकल गई है। अब वो लाइट्स के हिसाब से नहीं है। एयर मिलिट्री है, उनके पास आप जानते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे हम अपने मैप्स देखें तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करते थे स्कूल में, अगर आपको याद हो। तो वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और हीट सिग्नेचर्स होते हैं। हीट सिग्नेचर से उनको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे कितनी जनता इकट्ठी है, एकत्रित है। तो इसलिए उनको बेसिकली लाइट्स की जरूरत नहीं है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब हम ब्लैकआउट करते हैं और बिल्कुल शांति कर देते हैं, वो इसलिए होता है कि अगर कोई ऑन फुट है, मान लीजिए कोई दंगा फसाद करने के लिए कोई कहीं पे जा रहे हैं या चोरी लूटपाट करने के लिए जा रहे हैं, तो तभी कहा जाता है कि अपने दरवाजे दिन के टाइम भी बंद रखिए। आजकल रात को तो बंद रखिए, दिन के वक्त भी बंद रखिए। लाइट पे आप रुके हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो अपनी गाड़ी वैसे तो सेंट्रल लॉकिंग है ही है, लेकिन फिर भी आप अपने चारों दरवाजे गाड़ी के बंद करके रखिए। कोई रास्ते में रोके, रुकिए मत। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। इसलिए ये जो है, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है। और इनमें ये है कि आप पहले अपना, जैसे गर्मी लगती है, बच्चे कहेंगे इन्वर्टर चला दीजिए, AC चलाना है, गर्मी लग रही है। आजकल वैसे भी मौसम थोड़ा सा शांत हो गया है, दरवाजा बंद रख के 5-10 मिनट के लिए इन्वर्टर ऑन करके अगर आप चाहें तो AC चला के, उतना ठंडा माहौल नहीं तो सीधी सी बात है, उसको छोड़िए, एक बार नहा लीजिए ठंडे पानी से और आराम से चैन से नींद आ जाती है। कुछ दिन की बात है, कौन सा जिंदगी भर की है। जिंदगी रहेगी तो जिंदगी भर की जो हमने कमाई पूंजी से जो अपना सुंदर से घर बनाए हैं, उसमें अच्छी सा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले यही है, जो आजकल की जब कोई चीज आपको स्पेसिफिकली बोली जाए, यही चीज बच्चों को समझानी बहुत जरूरी है और लोगों को, कि जो चीज आपको स्पेसिफिक और स्पेशल ऑर्डर्स आए हैं, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आए हैं, उनको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये
जितना इसको टालोगे वो उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अभी मान लोगे, कहते हैं ना वन स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर किसी चीज को शुरुआत में ही ठीक कर दिया जाए तो आगे चलते चलते वो 1 मिनट का सुझाव जो सोल्यूशन है वो 1 घंटे के सोल्यूशन से तो बेहतर ही है। तो बस यही चीजें हैं कि समझाइए, डांट के समझाइए, प्यार से समझाइए, समझेंगे जो आसपास के लोग हैं, जो बच्चे हैं, समझेंगे, जरूर समझेंगे, लेकिन शांति बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी है। हेलो, गुड जी। इवनिंग एवरीवन। मैं गुड इवनिंग। एडवोकेट शरीफा यास्मीन असम से बोल रही हूँ। मैम अच्छा ने बीच में एक टॉपिक उठाया था जो वार के रिलेटेड ही है, जो जी अभी जो कॉन्सेप्शन है, क्योंकि हम लोग टेररिज्म को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, जी क्योंकि हम लोग जो मतलब हम लोग का कॉन्सेप्शन जो है ये है क्या, टेररिस्ट लोगों का कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन लास्ट जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ जी उसमें क्या हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके हुआ, जैसे ऐसा कंसेप्शन आ गया ना मैम। अभी जी जैसे एक मतलब हम लोग बड़ों में मतलब एडल्ट लोग तो समझ में आता है। मेरा बच्चा जो छोटा वाला है क्लास 8 में है, मतलब जी ऐसा जैसे मैं अपना घर में एनवायरनमेंट है वैसा, जैसे ऐसा नहीं है टेररिस्ट लोग के, तो कुछ नहीं है, क्योंकि कंसेप्शन ही ऐसा हो गया कि रिलीजन पूछ पूछ के मारा ना, तो उसको ऐसा हो गया मन में, मतलब उसका फ्रेंड सर्कल में ऐसा बोल रहा है कि तुम लोग अभी तुम लोगों के ऊपर अटैक होगा, तुम लोगों के वजह से। मतलब वो आके हर रोज मेरा साथ डिस्कशन करते हैं, जैसे मैं उसको मतलब उसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा नहीं है ये। अभी जैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट के बारे में बोला जा रहा है, इंडियन टेररिस्ट नहीं है, और जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है वो मुस्लिम है, इसीलिए वो लोग पूछ पूछ के बोला है। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, हम लोगों को मतलब आप लोग भी कुछ अप टू सम एक्सटेंड एग्री करेंगे कि सिचुएशन ऐसा हो गया, मतलब हिंदू मुस्लिम जैसा हो गया, जैसे जी हालांकि वो है नहीं, हालांकि वो है नहीं हम बिल्कुल। लोग। हाँ, लेकिन बच्चे लोगों को जो मेंटल ये हो गया, एक ठो एंजाइटी जैसे हो गया, जैसे डिस्कशन उन लोगों को कैसे, मैं तो जितना ट्राई कर रही हूँ रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बच्चा आजकल बहुत अच्छा से समझता है ना, जी जैसे कुछ भी चीजों को एडॉप्ट कर लेता है। लेकिन मैं अपने बच्चों को सिखा सकती हूँ या फिर स्कूल में कंसल्ट भी कर सकती हूँ, जी लेकिन उन लोगों के बीच में ये कैसे अवेयर मैम किया जाए कि ऐसा नहीं है। मैं एक मैम चीज, हम समझ गए। अभी हम आंसर कर देते हैं। मैम कंटिन्यू कीजिए, हाँ जी लंबा मैम नहीं जाना है। मैम एक बात जी बोल दूं, इसी वार से संबंधित एक लाइन बोलना चाहता हूँ। ये जो वार हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जो सरकार ने देखा था कि भारत के अंदर एक वैक्यूम बन रहा है, उस जी वैक्यूम को रिलीज करने के लिए बाहर ये काम हुआ है, और उधर से जो हो रहा था भीतर के कामों में दखलंदाजी हो रही थी, उसको स्पष्ट करने के लिए ये चीज हुई है। अब वो अपने आप ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे ठीक होगी, क्योंकि जो भीतर वैक्यूम बन गया था, भीतर का मतलब भारत के अंदर। ये अब ठीक है मैं सर, अभी उनका बहुत सी चीजें आंसर कर देते हैं। पहले हाँ पहले मैम जो प्लीज। शरीफा मैम ने पूछा, यास्मीन मैम ने, उनकी बात ये कि, और सर साथ ही में आपका भी जो आपने बात कही, ये दोनों का कंबाइंड ही है। मैम सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो आजकल के युवा पीढ़ी है, जो जेन जी है, जो इस चीज में लगे हुए हैं कि जैसे मैंने पहले मेंशन करा था, वो बुरे हैं, हम ऐसे हैं और वो वैसे हैं, जबकि हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स की बात करी जाए, हम एक सेक्युलर कंट्री में, सेक्युलर कंट्री का मतलब ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम अलग अलग प्रांत से, अलग अलग रिलीजन से जरूर हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। अब जो इस बात को ना समझे, उसे एक चीज पूछिएगा कभी भी थोड़ा सा रिलैक्स माहौल में, कि आपके जो है वो फेवरेट सुपरस्टार कौन है। 4 लोगों में से 2 डेफिनेटली शाहरुख खान बोलेंगे। शाहरुख खान है, वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या वो टेररिस्ट है? बिल्कुल नहीं। आजकल का फेमस ट्रेंडिंग सिंगर कौन है? दिलजीत दोसांझ है। दिलजीत दोसांझ एक सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। खालिस्तानी और ये सारा टेररिज्म जो कनाडा की तरफ है और इंडिया में और ये सारा कुछ, क्या वो उससे बिलोंग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। इंसान का रिलीजन जो है वो टेररिस्ट जो है वो टेररिज्म एक बिल्कुल अलग रिलीजन, जैसे आपने कहा, और यही बात सच भी है। हमारे अब्दुल कलाम साहब वो कौन से रिलीजन से थे? वो भी तो मुस्लिम थे। क्या वो बुरे इंसान थे? मैं तो उनके खिलाफ एक भी नेगेटिव मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। इंसान उनके
बारे में जिसने भी मेंशन करा है तारीफें ही हैं, क्योंकि ही डिजर्व्स इट। हम सब जानते हैं इस तरह से हिंदुस्तान में कितने, नुसरत फतेह अली खान से लेके राहत फतेह अली खान साहब, उसके बाद आप फीमेल्स की बात कीजिए तो उसमें भी, मेल्स की बात कीजिए, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिंदू और मुस्लिम का ये वाद विवाद जो है ये हमारे देश में इतना ज्यादा है। और आप सोचिए जब दुबई की बात आती है तो वहां पे दो बेस्ट फ्रेंड कौन होते हैं, जो एक चंडीगढ़ जो इंडिया सॉरी एक जो इंडिया से गया होता है और दूसरा जो पाकिस्तान से होता है। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि सबसे पहली चीज, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही थे। हम इकट्ठे ब्रिटिश राज के अंडर थे। ब्रिटिश राज ने जाते जाते एक नीति डिवाइड एंड कॉन्कर करा और उन्होंने क्या करा, बीच में डिवीजन कर दी, पाकिस्तान अलग कर दिया, हिंदुस्तान अलग कर दिया और बीच में एक एनिमोसिटी, एक नफरत की भावना डाल दी, जो कि जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो तो अपना करके चले गए। अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमसे ज्यादा बेवकूफ और कौन होगा। बच्चों को अभी के टाइम में ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत ज्यादा हेटर सच में फैला हुआ है। और बिल्कुल। कुछ बोलकर फिर हम इस वेबिनार को एंड करेंगे। जी देखिए, जैसे कि टेररिस्ट का काम है टेरर फैलाना। तो जी एक तो पहले वो क्या करते थे, सब लोग बोलते वो टेररिस्ट नहीं थे, हो सकता है वो इंटरनल सोर्स हो, लेकिन वो टेररिस्ट ही होंगे। उनका काम टेरर फैलाना है। तो उन्होंने गोलियां से बस एक बार में गोलियां चला के जिसको खत्म नहीं किया। उन्होंने ऐसा एक हेटर जो ऑलरेडी अभी हिंदुस्तान में चल रहा है, उन्होंने ऐसा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट किया कि हम अगर ऐसा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक हस्बैंड को मारा, वाइफ को छोड़ दिया, घर में किसी को मारा, किसी को छोड़ दिया। जी वो उनका हिंदुस्तान में हेटर्स फैला के लाइक वही डिस्प्यूट क्रिएट करना और अंदर में जंग कराने का उनका कॉन्सेप्ट ही वही था। और मैम, इसी साइकोलॉजिकल मैटर को मैम ज्यादा बेहतर तरीके से बोल सकेंगी और समझा पाएंगी। मैंने बस जो मुझे ऐसा लगता है। जो आपने बोला वो बिल्कुल ऑन स्पॉट है। क्योंकि आप, अगर ये बात होती सिर्फ हिंदू मुस्लिम की, तो जो पूरी जो जब अगर ये यही होता ना, तो जब उन्होंने, जैसे कि कहा जाता है, जो सामने कहते हैं ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो सब कुछ सामने आता है जरूरी नहीं कि वही होता है। तो जो दिखता है वही होता है, ये गारंटी नहीं है। अब बात ये हुई कि जो वहां पे आए उन्होंने पूछा कि आप हिंदू हैं, अगले ने कहा हाँ, तो गोली मार दी, उनके बच्चे और उनकी बीवी को छोड़ दिया। अगर ये इस चीज पे होते तो उनके बीवी और बच्चे को भी गोली मारते। इन्होंने ये टेरर, हम लोग कहाँ शॉर्ट कमिंग हमारी कहाँ कम पड़ जाता है। उन्होंने टेरर फैलाना था और हमने फैलने दिया। उन्होंने डराना था और हम डर गए। हम अपने देश में आज ये कहने से कतराते हैं कि हम हिंदू हैं और हम मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं रखते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि मेरे सर्कल में है, सामने वाला जज करेगा। अगर मैं बिल्कुल बोलूंगा ऐसा तो सामने वाला जज करेगा, ये भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, सामने वाला कहेगा अरे ये क्या बात हुई, अभी इतना कुछ चला है और बात क्या है। हम, अरे आप में से किस किस ने जिंदगी टीवी पे, जिंदगी चैनल पे पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखे, फवाद खान को नहीं, और जो शाहरुख खान के साथ भी एक मूवी आई थी जो पाकिस्तान से एक्ट्रेस आई थी, उन्होंने मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, मिहिरा खान शायद। तो इतने अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस हम उनको देखते हैं, वो हमारे, वो बॉलीवुड के गाने, हम उर्दू की शेरो शायरी, ये सारा कुछ जो है बात सारी वहीं पे आ जाती है कि अगर इन्होंने टेररिस्ट का काम है टेरर फैलाना, अगर ये लोग टेरर और ये डर नहीं फैलाना चाहते तो ये पूरी की पूरी फैमिलीज को खत्म कर सकते थे। वहां पहलगाम के उस इलाके में जो कि टूरिस्ट स्पॉट है, मिनी स्विट्जरलैंड उसे बोला जाता है, वहां पर 24/7 गार्ड्स क्यों नहीं थे? सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए थे वो पूरी फुल ऑन ऑडियो फंक्शनिंग क्यों नहीं थी? इनको आई विटनेसेस इतनी देर के बाद क्यों मिल रहे थे? उस वक्त कभी कोई पैराग्लाइडिंग करते हुए था, कभी कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, कभी कोई कुछ था। आप सबसे पहले शांत होके ये सोचिए कि इस सब के अंदर कुछ भी हैपनिंग होती है उसके पीछे एक मोटिव रहता है। फायदा किसको है? कश्मीरियों को। अरे कश्मीरियों को फायदा इससे कैसे उनको होगा? तो नुकसान हो रहा है मैडम। लाइक कितने टाइम बाद उनके पास उनका जो स्पॉट था वो टूरिस्ट स्पॉट बन रहा था और वो अर्न कर रहे थे। लोग बोलते हैं ना उन्होंने छुपा के रखा था, नहीं, उनको बिल्कुल परेशानी हो रही है अभी।
आप सोचिए, ये कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, जब ये कहते हैं कि वो पहलगाम जो वो एरिया है पहाड़ों में, वहां पे छुपे हुए थे, जंगलों में छुपे हुए थे, कि वहां पे उनको कैसे सपोर्ट क्या मिलती। तो ये चीजें हैं कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप हर जगह फैले हुए हैं। ये लोग जिन्हें 1.5 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल में था, इस बार 2 या 2.5 करोड़ से आने की उम्मीद थी, जिनकी रोजी रोटी सुबह से लेके रात तक चलती है और वो उसमें खुश हैं, वो इंसान क्यों चाहेगा कि वहां पे आके कोई ऐसा धमाका कर दे कि वो घर के अंदर बैठ जाए। अब देखिए जम्मू कश्मीर की हालत देखिए, उन्हें मालूम था कि कुछ होगा, वहां पे ब्लैकआउट डे किया गया, वहां के अखबारों के फ्रंट पेजेस ब्लैक कर दिए गए। किस रीजन के लिए? वो अपनी इनोसेंस प्रूफ करना चाह रहे थे, और जरूरी भी था, और उन्होंने किया भी, उन्होंने कहा भी। हर एक हिंदुस्तानी मुस्लिम जो है वो कह रहा है कि भाई मैं मुस्लिम बाद में हूँ, मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ। और हमें मुस्लिम से प्रॉब्लम क्या है? हम अगर ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा, जय राम जी की जब हम करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे लिए जो शिव जी हैं या विष्णु जी हैं या रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है, तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा लगता है। उनके मजहब में अगर ये है कि उनके लिए अल्लाह उनके लिए टॉप पे है, तो हमें उससे क्या दिक्कत है? वो अपने ईश्वर को जैसे मर्जी पूजे, या कन्वर्जन की बात मैं नहीं कर बेसिकली रही ये हूँ। सारी चीजें ना ईश्वर को हम कैसे गॉड तक पहुंचते हैं उसकी प्रैक्टिसेस है, किसको कैसा जी बेटर लगता है ना उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस बनाए गए थे। उसी में बिल्कुल। जैन चेंज होके जैन बना, बौद्ध धर्म बने, लाइक पंजाबियों का अलग तरीके से होता है, बस उसी तरीके से आप सबका देखिए, अलग अलग है। मैं आपको बताती हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं मैम। आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, जो मैं ये कह रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही, जो कंफ्यूजन होती है कि, और मैं ना कहीं यहाँ पे ना हिंदुओं की, ना मुस्लिम्स की, ना सिख, ना किसी और के पैरवी नहीं कर रही हूँ। मैं एक एज एन इंसान, इंसानियत के नाते पे, मैं इंसान हूँ, इंसानियत है मेरे अंदर, वो है मेरा रिलीजन। मेरा रिलीजन डॉक्टरी है, मेरा रिलीजन लोगों की मदद करना है, समझना है। दिस इज हु आई एम। अब सिंपल सी बात है कि हम अगर लोगों को देखें और उनको जज करें, अगर उनको अभी इमोशनली, अभी क्या चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जिसको, क्योंकि बहुत लोग ना पाकिस्तान और मुस्लिम्स को एक समझने की गलती कर देते हैं, कि अगर बात हो रही है कि मुस्लिम है तो ये पक्का होगा कि अरे बाबा, पाकिस्तान तो सारा मुस्लिम्स ही है, तो जहाँ पे भी है वो तो पाकिस्तान चले जाओ वापस। ये बात गलत है। आप ये सोचिए कि जो यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, वो कितने डर, कितने उसमें बैठे होंगे कि वहां पे कुछ हो रहा है तो सीधा उंगलियां हमारे ऊपर आएगी। कश्मीर में सारा कुछ हुआ, उनके टूरिज्म से जो इनकम आ रही थी वो खत्म हो गई। जो चलिए साफ, मैडम, कोई नहीं, अभी हम इसको एंड करते हैं। एक और लास्ट लाइन कि इससे ना हमारे जो बच्चे हैं, आगे चल के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जी उनका भी माइंड ना करप्ट हो रहा है, तो हमें सेव करना है उन चीजों को, ठीक है। जी। और इस तरह से नेक्स्ट जो फिर से वेबिनार रखेंगे मैम के साथ, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा थैंक यहाँ यू। पे। आई तो रियली होप ठीक है सो। अभी तो हम लोग डॉक्टर नताशा जी का शुक्रिया करते हैं जो आपने इस सेशन को थैंक यू सो इंसाइटफुल मच। बनाया और थैंक यू। रिलेटेबल बनाया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि रिलेटेबल बनाया जो अभी चल रहा है उसे। तो और हम लोगों को नए तरीके से, अभी जो भी यहाँ अवेलेबल है वो इस चीजों पे भी ना नए तरीकों से सोचेंगे, जी तो नए बिल्कुल। तरीकों से सोचने का नजरिया भी दिया है। तो आपके इन थैंक विचारों का यू। दिल से आभार, और साथ ही हमारी एचआरपीसी टीम को भी धन्यवाद जो इस वेबिनार में जी उपस्थित बिल्कुल। हुए। चलिए तो अभी इस वेबिनार को एंड करते हैं। हम लोग फिर से जी मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, सैटरडे या संडे को हम लोग फिर से रखेंगे। अगर आप लोगों ने बोला तो हो सकता है पहले भी रख ले, ठीक है। आप चलिए लोग जैसे ठीक है। आपको ठीक लगे। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी को कोई डिस्कस करने हैं टॉपिक्स, जैसे जो एंजाइटी और डिप्रेशन में इस फील्ड में हूँ, तो इससे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप में से कोई भी इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में कोई भी डिस्कस करना चाहे, एंजाइटी, साइकोलॉजी हो, नेचुरोपैथी हो, योगा हो, बेसिकली मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप एचआरपीसी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैम को कांटेक्ट कीजिए, वो आप मुझे डेफिनेटली। बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में वेबिनार करनी है, मैम से वेबिनार जी रखना है, तो जी। डेफिनेटली हम वेबिनार वापस से रखेंगे मैम के साथ, और उसके ठीक है। साथ साथ काउंसलिंग भी हम प्रोवाइड करेंगे, सबका सब एचआरपीसी के थ्रू।
सो थैंक यू सो मच आज अपना टाइम देने के लिए, 1 घंटा 40 मिनट देने के लिए। थैंक यू अभी वेरी तक मच। इतना लंबा वेबिनार कोई भी नहीं गया था, बट कोई नहीं, चलिए कभी कभी ऐसा होता है। ठीक मैं है, तो इसको अभी थैंक हम यू, लोग आई होप कि आप सब बोरियत और मजबूरी के उससे नहीं बैठे हुए हैं आपको। मैम बोरियत रहती तो आई थिंक सब चले जाते। ठीक है, सब यहाँ पे सुनने के लिए ही थे, उनको अच्छा मैं लगा। बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी, बहुत थैंकफुल हूँ आप सबके लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू HRPC। थैंक यू ऑर्गेनाइज सभी को।